चलिए देखते हैं जियोग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 12 के 6 चैप्टर है भारत लोग और उनका अर्थव्यवस्था पुस्तक के 6 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। तो नियोजन शब्द आपके लिए नई शब्द नहीं है, क्योंकि यह हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली शब्दों का एक अंग है और आपने इस शब्द का प्रयोग अपनी परीक्षा अथवा किसी पर्वतीय स्थल पर जाने के लिए की गई तैयारी के संदर्भ में किया होगा। और इसमें सोच विचार की प्रक्रियाएं, कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना तथा उद्देश्यों के प्राप्त करने हेतु गतिविधियों का क्रियान्वयन सम्मिलित है। यद्यपि यह एक शब्द व्यापक है, परंतु इस अध्याय में इसका प्रयोग आर्थिक विकास की प्रक्रिया के संदर्भ में किया गया है। अतः इस तीर और तुक्का विधि से भिन्न है और जिससे सुधार और पुनर्निर्माण का कार्य किया जाता है। सामान्यतः नियोजन के दो उपगमन होते हैं, खंडीय नियोजन और प्रादेशिक नियोजन। खंडीय नियोजन का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों जैसे कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा निर्माण, परिवहन, संचार, सामाजिक अवसंरचना और सेवा के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना तथा उनको लागू करना है। किसी भी देश में किसी क्षेत्रों में से एक समान आर्थिक विकास नहीं हुआ है और कुछ क्षेत्र बहुत अधिक विकसित है तो कुछ पिछड़े हुए हैं, तो विकास का यह असमान प्रतिरूप सुनिश्चित करता है कि नियोजन एक स्थानिक परिप्रेक्ष्य अपनाए तथा विकास में प्रादेशिक असंतुलन कम करने के लिए योजना बनाए, और इस प्रकार के नियोजन को प्रादेशिक नियोजन कहते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद भारत में केंद्रीकृत योजनाओं को अपनाया गया, लेकिन धीरे धीरे विकेंद्रीकृत बहुस्तरीय योजनाओं की ओर कदम बढ़ाए गए और केंद्र, राज्य तथा जिला स्तर पर योजनाओं को तैयार करने की जिम्मेदारी योजना आयोग की थी। परंतु 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया और केंद्रीय तथा राज्य सरकारों को युक्तिगत तथा तकनीकी सलाह देने के लिए भारत के आर्थिक नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नीति आयोग स्थापित किया गया। देखते हैं लक्ष्य क्षेत्र नियोजन। तो जो क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और उन क्षेत्रों में नियोजन प्रक्रम को विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि एक क्षेत्र अथवा आर्थिक विकास उसके संसाधनों पर आधारित होता है, लेकिन कभी कभी संसाधनों से भरपूर क्षेत्र भी पिछड़े रह जाते हैं। आर्थिक विकास के लिए संसाधनों के साथ साथ तकनीकी और निवेश की आवश्यकता होती है। लगभग 1.5 दशक के नियोजन अनुभवों से यह महसूस किया जाता है कि आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन प्रबलित हो रहा है और क्षेत्रीय एवं सामाजिक विषमताओं की प्रबलता को काबू में रखने के क्रम में योजना आयोग ने लक्ष्य क्षेत्र तथा लक्ष्य समूह योजना उपागमों को प्रस्तुत किया। और लक्ष्य क्षेत्रों की ओर इंगित कार्यक्रमों के कुछ उदाहरणों में कमान नियंत्रित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसके साथ ही लघु कृषक विकास संस्थाएं यानी SFDA, उसके बाद सीमांत कृषि विकास संस्था MFNDA और आदि कुछ लक्ष्य समूह कार्यक्रम के उदाहरण हैं। और 8वीं पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्रों तथा उत्तरी पूर्वी राज्यों, जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में अवसंरचना को विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र योजनाओं को तैयार किया गया। देखते हैं पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के कार्य उसके बारे में। तो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सारे पर्वतीय जिले, वर्तमान उत्तराखंड भी और मिकी पहाड़ी और असम की उत्तरी कछाड़ी की पहाड़ी या पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला और तमिलनाडु के नीलगिरी आदि को मिलाकर कुल 15 जिले शामिल है। और 1981 में पिछड़े क्षेत्र पर राष्ट्रीय समिति ने उन सभी पर्वतीय क्षेत्रों को पिछड़े पर्वतीय क्षेत्र में शामिल करने की सिफारिश की जिनकी ऊंचाई 600 मीटर से अधिक है और जिनमें जनजातीय उप योजना लागू नहीं है। और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए बनी राष्ट्रीय समिति ने निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर पहाड़ी क्षेत्र में विकास के लिए सुझाव दिए। जैसे सुझाव दिया कि पहला है कि सभी लोग लाभान्वित हो और केवल प्रभावशाली व्यक्ति ही ना हो। दूसरा दिया कि स्थानीय संसाधनों और प्रतिभाओं का विकास हो। और तीसरा जीविका अनिवार्य अर्थव्यवस्था को निवेश उन्मूलन बनाना और अंतः प्रादेशिक व्यापार में पिछड़े क्षेत्रों का शोषण न हो और पिछड़े क्षेत्रों की बजाय अर्थव्यवस्था में सुधार करके श्रमिकों को लाभ पहुंचाया जाए। और लास्ट है कि परिस्थिति की असंतुलन बनाए रखें।
पहाड़ी क्षेत्र के विकास की वस्तु योजना इनके स्थलाकृति या पारिस्थितिकीय, सामाजिक तथा आर्थिक दशाओं को ध्यान में रखकर बनाएगी। और ये कार्यक्रम पहाड़ी क्षेत्र में बागवानी का विकास, रोपण कृषि और पशुपालन, मुर्गी पालन, वानिकी, लघु तथा ग्रामीण उद्योगों का विकास करने के लिए स्थलीय संसाधनों को उपयोग में लाने के उद्देश्य से बनाएंगे। उसके बाद सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम आता है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई। इसका उद्देश्य सूखा संभावी क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना और सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए उत्पादन के साधनों को विकसित करना था। पांचवी पंचवर्षीय योजना में इसके कार्य क्षेत्र को और विस्तृत किया गया। प्रारंभ में इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे सिविल निर्माण कार्यों पर बल दिया गया जिनमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, परंतु बाद में इनमें सिंचाई परियोजना, भूमि विकास कार्यक्रमों और वनीकरण, चारागाह विकास और आधारभूत ग्रामीण अवसंरचना जैसे विद्युत, सड़कों, बाजार, ऋण सुविधाओं और सेवाओं पर जोर दिया गया। पिछड़े क्षेत्रों के विकास की राष्ट्रीय समिति ने इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा की और जिससे यह पाया गया कि यह कार्यक्रम मुख्यतः कृषि तथा इससे संबंधित सेक्टरों के विकास तक ही सीमित है और पर्यावरणीय संतुलन पुनः स्थापन पर इसमें विशेष बल दिया गया। जनसंख्या वृद्धि के कारण लोग कृषि के लिए सीमांत भूमि का उपयोग करने के लिए बाध्य है, जिससे पारिस्थितिकीय नियमनीकरण हो रहा है। अर्थात सूखा संभावित क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार अवसर पैदा करने की आवश्यकता है और इन क्षेत्रों का विकास करने की अन्य रणनीतियों में सूक्ष्म स्तर पर समन्वित जल संभर विकास कार्यक्रम अपनाना शामिल है। और सूखा संभावित क्षेत्रों के विकास की रणनीति में जल, मिट्टी, पौधे, मानव तथा पशु जनसंख्या के बीच पारिस्थितिकीय संतुलन पुनः स्थापन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। और 1967 में योजना आयोग ने देश में 67 जिले पूर्ण या आंशिक की पहचान सूखा संभावी जिलों के रूप में की। और 1972 में सिंचाई आयोग ने 30% सिंचाई क्षेत्र का मापदंड लेकर सूखा संभावी क्षेत्रों का परिसीमन किया। भारत में सूखा संभावी क्षेत्र मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के मराठा क्षेत्र और उसके बाद महाराष्ट्र के मराठावाड़ा क्षेत्र और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तेलंगाना पठार है। कर्नाटक पठार और तमिलनाडु के उच्च भूमि तथा आंतरिक भाग के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में फैले हुए हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के सूखा प्रभावित क्षेत्र सिंचाई के प्रसार के कारण सूखे से बच जाते हैं। और उसके बाद देखते हैं किस अध्ययन के में देखें तो भरमौर क्षेत्र में सन्निवित जनजातीय विकास कार्यक्रम के बारे में। तो भरमौर जनजातीय क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की 2 तहसील भरमौर और होली शामिल है। यह 21 नवंबर 1975 से अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र है और इस क्षेत्र में गद्दी जनजातीय समुदाय का वास है। और इस समुदाय के हिमालय क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान है, क्योंकि गद्दी लोग ऋतु पर वास करते हैं तथा गद्दियाली भाषा भी में बात करते हैं। उसके बाद भरमौर जनजातीय क्षेत्र में जलवायु कठोर है, आधारभूत संसाधन कम है और पर्यावरण भंगुर है। और इन कारकों के ने इन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और समाज को प्रभावित किया। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार भरमौर उपमंडल की जनसंख्या 39,113 थी, अर्थात 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और यह हिमाचल प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक रूप से सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। ऐतिहासिक तौर पर गद्दी जनजाति ने भौगोलिक और आर्थिक अलगाव का अनुभव किया और सामाजिक आर्थिक विकास से वंचित रही। इनका आर्थिक आधार मुख्य रूप से कृषि और इससे संबंधित क्रियाएं जैसे भेड़ और बकरी पालन है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया 1970 के दशक में शुरू हुई, जब गद्दी लोगों को अनुसूचित जातियों में शामिल किया गया। 1974 में पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जनजातीय उपयोजना प्रारंभ हुआ और भरमौर को हिमाचल प्रदेश में 5 में से 1 सन्निवित जनजातीय विकास परियोजना ITDP का दर्जा मिला। और इस क्षेत्र विकास योजना का उद्देश्य गद्दियों के जीवन स्तर में सुधार करना और भरमौर तथा हिमाचल प्रदेश के अन्य भागों के बीच में विकास और
विकास के स्तर में अंतर को कम करना था और इस योजना के अंतर्गत परिवहन का संचार, कृषि और इससे संबंधित क्रियाओं तथा सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं के विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई। और इस क्षेत्र में जनजातीय समन्वित विकास से उपयोजना का सबसे महत्वपूर्ण योगदान विद्यालयों, जन स्वास्थ्य सुविधाओं, पेयजल, सड़कों, संचार और विद्युत के रूप में अवसंरचना विकास है। परंतु होली और खड़ी क्षेत्रों में रावी नदी के साथ इस गांव और बसे गांव रावी नदी के साथ बसे गांव अवसंरचना विकास से सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। अब उसके बाद तुंदाह और कुगली क्षेत्रों में दूर दराज के गांव अभी भी इस विकास की परिधि से बाहर हैं। एक तथ्य है कि यह क्षेत्र 32 डिग्री 11 उत्तर से और 32 डिग्री 41 उत्तर अक्षांश तथा 76 डिग्री 22 पूर्व से 76 डिग्री 53 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। यह प्रदेश लगभग 1818 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसका अधिकतर भाग समुद्र तल से 1500 मीटर से 3700 मीटर की औसत ऊंचाई के बीच स्थित है। गद्दियों की आवास भूमि कहलाए जाने वाला यह क्षेत्र चारों दिशाओं में ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ है और इसमें उत्तर में पीर पंजाल तथा दक्षिण में धौलाधर पर्वत श्रेणियां हैं और पूर्व में धौलाधर श्रेणी का फैलाव तो रोहतांग दर्रे के पास पीर पंजाल श्रेणी में मिलता है। और इस क्षेत्र में रावी और इनकी सहायक नदियां बुडील और टुंडेन बहती है और गहरे महाखंडों का निर्माण होता है। और ये नदियां इस पहाड़ी क्षेत्र को 4 भूखंडों होली, खंडी, कुगती और दुनहडाह में विभाजित है। और शरद ऋतु में भरमौर में जमा देने वाली कड़ाके की सर्दी और बर्फ पड़ती है और जनवरी में यहाँ औसत मासिक तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और जुलाई में 26 डिग्री सेल्सियस रहता है। और जनजातीय समन्वित विकास उपयोजना लागू होने से हुए और सामाजिक लाभों में साक्षरता दर में तेजी से वृद्धि, लिंग अनुपात में सुधार और बाल विवाह में कमी शामिल है। और इस क्षेत्र में स्त्री साक्षरता दर 1971 में 1.88% से बढ़कर 2011 में 65% हो गई। और स्त्री और पुरुष साक्षरता दर में अंतर अर्थात साक्षरता में लिंग असमानता भी कम हुई। गद्दियों की परंपरागत अर्थव्यवस्था जीवन निर्वाह कृषि और पशुचारण पर आधारित थी, जिनमें खदानों और पशुओं के उत्पादन पर बल दिया जाता था। और परंतु 20वीं शताब्दी के अंतिम में 3 दशक के दौरान भरमौर क्षेत्र में दालों और अन्य नकदी फसलों की खेती में बढ़ोतरी हुई, परंतु यहाँ खेती अभी भी परंपरागत तकनीकों से ही की जाती है। और इस क्षेत्र को अर्थव्यवस्था में पशुचारण के घटते महत्व के इस बात से आंका जा सकता है कि आज कुल पारिवारिक इकाइयों का 10वां भाग ही ऋतु प्रवास करता है। परंतु गद्दी जनजाति आज भी बहुत गतिशील है क्योंकि इनकी एक बड़ी संख्या शरद ऋतु में कृषि और मजदूरी करके आजीविका कमाने के लिए कंगरा और आसपास के क्षेत्र में प्रवास करते हैं। उसके बाद सतत पोषणीय विकास के बारे में देखें। साधारणतः विकास शब्द से अभिप्राय समाज विशेष की स्थिति और उसके द्वारा अनुभव किए गए परिवर्तन की प्रक्रिया से होता है। और मानव इतिहास के लंबे अंतराल में समाज और उनके जैव भौतिक पर्यावरण की निरंतर अंतःक्रिया समाज की स्थिति का निर्धारण करती है। मानव और पर्यावरण अंतःक्रिया की प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि समाज में किस प्रकार की प्रौद्योगिकी विकास की है और किस प्रकार की संस्थाओं का पोषण किया है। प्रौद्योगिकी और संस्थाओं ने मानव पर्यावरण अंतःक्रिया को गति प्रदान की है, तो इससे पैदा हुए संवेग ने प्रौद्योगिकी का स्तर ऊंचा उठाया है और उनके संस्थाओं का निर्माण और रूपांतरण किया है। अतः अंतः विकास एक बहुआयामी संकल्पना है और अर्थव्यवस्था, समाज तथा पर्यावरण में सकारात्मक और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का द्योतक है। और विकास की संकल्पना गतिक है और इस संकल्पना का दुष्प्रभाव 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत विकास की संकल्पना
आर्थिक विकास की पर्याप्त थी और जिससे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति उपभोग में समय के साथ बढ़ोतरी के रूप में मापा जाता है। और परंतु अधिक आर्थिक वृद्धि वाले देशों ने भी असमान वितरण के कारण गरीबी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ा है उसमें। अतः 1970 के दशक में पुनर्वितरण के साथ वृद्धि तथा वृद्धि और समानता जैसे वाक्यांश विकास की परिभाषा में शामिल किए गए। और पुनर्वितरण और समानता के प्रश्नों से निपटते हुए यह अनुभव हुआ कि विकास की संकल्पना को मात्र आर्थिक प्रक्षेत्र तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। इसमें लोगों के कल्याण और रहने के स्तर, जन स्वास्थ्य, शिक्षा, समान अवसर और राजनीतिक तथा नगरीय अधिकारों से संबंधित मुद्दे भी सम्मिलित हैं। 1980 के दशक तक विकास एक बहुआयामी संकल्पना के रूप में उभरा जिसमें समाज के सभी लोगों के लिए बृहद स्तर पर सामाजिक एवं भौतिक कल्याण का समावेश है। और 1960 के दशक के अंत में पश्चिमी दुनिया में पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर बढ़ती जागरूकता की सामान्य वृद्धि के कारण सतत पोषणीय धारणा का विकास हुआ। इससे पर्यावरण पर औद्योगिक विकास के अनपेक्षित प्रभाव के विषय में लोगों की चिंता प्रकट हुई। 1968 में प्रकाशित एहरलिच की पुस्तक द पॉपुलेशन बम और 1972 में मीडोस और अन्य द्वारा लिखी गई पुस्तक द लिमिट टू ग्रोथ के प्रकाशन ने इस विषय पर लोगों को विशेषकर पर्यावरणविदों की चिंता और भी गहरी कर दी। और इस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में विकास के नए मॉडल जिससे सतत पोषणीय विकास कहा जाता है उसकी शुरुआत हुई। पर्यावरणीय विदों पर विश्व समुदाय की बढ़ती चिंता को ध्यान में रखकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यावरण और विकास आयोग यानी WECD की स्थापना की और जिसके प्रमुख नॉर्वे की प्रधानमंत्री गारो हरलेम ब्रेटलैंड थे। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट ओवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रेटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है, 1987 में प्रस्तुत की। और WECD ने सतत पोषणीय विकास की सीधी, सरल और बृहद स्तर पर प्रयुक्त परिभाषा प्रस्तुत की। और इस रिपोर्ट के अनुसार सतत पोषणीय विकास का अर्थ है एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना था। उसके बाद केस अध्ययन में इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में देखें तो इंदिरा गांधी नहर, जिसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, भारत में सबसे बड़े नहर तंत्रों में से एक है। और 1948 में यानी 1948 में कंवर सेन द्वारा संकल्पित यह नहर परियोजना 31 मार्च 1958 को प्रारंभ हुआ। और यह नहर पंजाब में हरिके बांध से निकलती है और राजस्थान के थार मरुस्थलीय पाकिस्तान सीमा के समानांतर 40 किलोमीटर की औसत दूरी पर बहती है। और इस नहर तंत्र की कुल नियोजन लंबाई 9060 किलोमीटर है। और यह 19.63 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। कुल कमान क्षेत्र में से 70% क्षेत्र प्रवाह नहर तंत्रों और शेष क्षेत्र लिफ्ट तंत्र द्वारा किया जाता है। और नहर के निर्माण कार्य 2 चरणों में पूरा किया जाता है। पहला चरण में के कमान क्षेत्र गंगानगर, उसके बाद हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले के उत्तरी भाग में पड़ता है। और इस चरण के कमान क्षेत्र का भूतल थोड़ा उभर खाबर है और इसका कृषि योग्य कमान क्षेत्र 5.53 लाख हेक्टेयर है। और दूसरा चरण है कि कमान क्षेत्र बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नगौर और चिरू जिलों में 14.10 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पर फैला हुआ है। इसमें स्थानांतरित बालू टिब्बों वाला मरुस्थल भी सम्मिलित है, जहां स्थानांतरित बालू टिब्बे पाए जाते हैं। और ग्रीष्म ऋतु में लगभग तापमान यहां 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लिफ्ट नहर में ढाल के विपरीत प्रवाह के लिए जल में बार बार मशीनों से ऊपर उठाया जाता है। और इंदिरा गांधी नहर तंत्र में सभी लिफ्ट नहरें मुख्य नहर के बाएं किनारे से निकलती है, जबकि मुख्य नहर के दाएं किनारे पर सभी नहरें प्रवाह प्रणाल है। और चरण 1 के कमान क्षेत्र में सिंचाई की शुरुआत 1960 के दशक के आरंभ में हुई, जबकि चरण 2 के क्षेत्र में
कमान 1980 के दशक में 1980 के दशक के मध्य में सिंचाई आरंभ हुई थी और नहर सिंचाई के प्रसार ने इस शुष्क क्षेत्र को पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और समाज को रूपांतरित कर दिया और इस क्षेत्र को पर्यावरणीय परिस्थितिकी पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं और लंबी अवधि तक मृदा नमी उपलब्ध होने के कमान क्षेत्र विकास के तहत शुरू किए गए नवीनीकरण और चारागाह विकास कार्यक्रमों से यहाँ भूमि हरी भरी हो गई और इससे वायु अपर्दन और नहरी तंत्र में बालू निक्षेप की प्रक्रिया भी धीमी हो गई और परंतु सघन सिंचाई और जल के अत्यधिक प्रयोग से जल भराव और मृदा लवण की दोहरी पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो गई। नहरी सिंचाई के प्रसार से इस प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से रूपांतरित हो गई। अब इस क्षेत्र में सफलतापूर्वक फसल उगाने के लिए मृदा नमी सबसे महत्वपूर्ण सीमाकारी कारक रहा है, परंतु नहरें द्वारा सिंचित क्षेत्र के विस्तार से बोए गए क्षेत्र में विस्तार हुआ और फसलों की सघनता में वृद्धि हुई और यहाँ की पारंपरिक फसलों चना, बाजरा और ग्वार का स्थान गेहूं, कपास, मूंगफली और चावल ने ले लिया। यह सघन सिंचाई का परिणाम है। निस्संदेह सघन सिंचाई से आरंभ में कृषि और पशुधन उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि हुई और जल भराव और मृदा लवणता की समस्या उत्पन्न हुई और इस प्रकार लंबी अवधि के दौरान कृषि की सतत पोषणता पर ही प्रश्न उठ गए। उसके बाद सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय क्या है? बहुत से विद्वानों ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना की पारिस्थितिकीय पोषणता पर प्रश्न उठाया। पिछले 4 दशक में जिस तरह से इस क्षेत्र में विकास हुआ है और इससे जिस तरह भौतिक पर्यावरण का निम्नीकरण हुआ है, उन्होंने विद्वानों के इस दृष्टिकोण को काफी हद तक सही ठहराया भी है। यह एक मान्य तथ्य है कि इस कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से पारिस्थितिकीय सतत पोषणीय पर बल देना होगा। इसलिए इस कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले प्रस्तावित 7 उपायों में से 5 उपाय पारिस्थितिकीय संतुलन पुनः स्थापित करने पर बल देते हैं। जैसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है जब प्रबंधन नीति का कठोरता से क्रियान्वयन करना और इस नहर योजना के चरण 1 में कमान क्षेत्र में फसल रक्षण सिंचाई और चरण 2 में फसल उगाने और चारागाह विकास के लिए विस्तारित सिंचाई का प्रावधान। दूसरा है कि इस क्षेत्र के शस्य प्रतिरूप में सामान्यतः जल सघन फसलों को नहीं बोया जाना चाहिए। इसका पालन करते हुए किसानों का बागाती कृषि के अंतर्गत खट्टे फलों की खेती करनी चाहिए। तीसरा है कि कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम में जैसे नालों को पक्का करना, भूमि विकास तथा असमतलन और बड़बंदी यानी औशरा पद्धति यानी निकास के कमान क्षेत्र में नहर के जल का समान वितरण प्रभावी रूप से क्रियान्वित किए जाए ताकि बहते जल की क्षति मार्ग में कम हो सके। और चौथा है कि इस प्रकार जलाक्रांता एवं लवण से प्रभावित भूमि का पुनरुद्धार किया जाए। पांचवा है कि वनीकरण, वृक्ष का रक्षण, मेखला का निर्माण और चारागाह विकास इस क्षेत्र विशेषकर चरण 2 के भंगुर पर्यावरण में परितंत्र विकास के लिए भी अति आवश्यक है। उसके बाद इको डेवलपमेंट और उसके बाद है 6वां है कि इस प्रदेश में सामाजिक सतत पोषणता का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है यदि निर्धन आर्थिक स्थिति वाले भू आवंटितों की कृषि के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय और संस्थागत सहायता उपलब्ध करवाई जाए। 7वां है कि मात्र कृषि और पशुधन के विकास में इस क्षेत्र में आर्थिक सतत पोषणीय विकास की आवश्यकता को साकारा नहीं जा सकता। कृषि और इससे संबंधित क्रियाकलापों को अर्थव्यवस्था के अन्य सेक्टरों के साथ विकसित करना पड़ेगा। इन क्षेत्रों में आर्थिक विविधीकरण होगा तथा मूल्य आबादी गांवों, कृषि सेवा केंद्रों यानी सुविधा गांव और विपणन केंद्रों यानी मंडी कस्बों के बीच प्रक्रियात्मक संबंध स्थापित करना होगा।